आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, सभी प्रतियोगी छात्रों का मैं अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक तक हम चर्चा करते हुए आए पहुंच चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि इससे पहले हमने चर्चा की थी मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो इसके शासन को ये अपने गुलामों में बांट देता है और इसके गुलाम शासन करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं सभी विद्वान साथियों से कहूँगा, आप सभी विद्वान हैं और अपनी योग्यता को परखने के लिए पेन और कॉपी लेके बैठें और जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। प्यारे साथियों, हम आज चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत की। यानी हम पढ़ चुके हैं मोहम्मद गौरी का जो शासन काल रहा है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब वापस जाता है यानी गजनी के लिए, तो उसकी खोकर जनजाति के द्वारा हत्या कर दी जाती है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब उसका जो राज्य था वो उसके गुलामों में बट जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन थे, पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा। फिर भारत में किसका शासन आता है तो उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 में, अब मृत्यु के बाद इसके गुलाम हैं मोहम्मद गौरी के। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा था बख्तियार खिलजी। और तीसरा है यालदौज। एक था नासरुद्दीन कुवाचा। तो कहने का मतलब ये है, इस बख्तियार खिलजी की तो 1205 में हो जाती है मृत्यु, इसकी तो मृत्यु हो गई। यालदौज ने गजनी का शासन संभालता है और कुतुबुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब कुतुबुद्दीन के सामने क्या क्या परेशानियां थी हम उसकी चर्चा करेंगे कि कुतुबुद्दीन अगर बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार पर शासन कर लिया था वहां का, लेकिन अगर बख्तियार खिलजी होता तो कुतुबुद्दीन के लिए दिल्ली सल्तनत पर स्थापित करने के लिए इसके लिए परेशानी खड़ी करता। लेकिन बख्तियार खिलजी है नहीं, यहां पर पहले ही मर चुका है। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने उतनी परेशानियां नहीं है जितनी अगर बख्तियार खिलजी जिंदा होता तो होती। तो ये यालदौज बैठा हुआ है गजनी में। हालांकि में यालदौज और कुतुबुद्दीन के मध्य में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि यालदौज कहता है कि पंजाब और लाहौर तक का ये क्षेत्र जो है समस्त गजनी में मानता है अपने आप को, दिल्ली सल्तनत को वो गजनी के अधीन मानता है। तो कहता है कि इसका शासन मैं करूंगा, लेकिन कुतुबुद्दीन इस बात से मना कर देता है। तो दिल्ली की सत्ता तो कुतुबुद्दीन ही संभालेगा, कुतुबुद्दीन इस बात को कहता है। तो इसमें दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा था। तो कहने का मतलब यह, आखिरकार उन परेशानियों को जूझते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, उसकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। देखिए, हम दिल्ली सल्तनत की चर्चा करेंगे और दिल्ली सल्तनत बटा हुआ है 5 वंशों में, और 5 वंशों में बारी बारी से हम सबकी चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, एक एक टॉपिक को बड़ी ही बारीकी के साथ पढ़ना है आपको,
ध्यान दें, देखिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत है आपका, दिल्ली सल्तनत कहते हैं 1206 से लेके 1526 का जो काल है, इस काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। 1206 से 1526 का जो काल है, इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 वंश हैं। देखिए, मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। पहला है गुलाम वंश, गुलाम वंश है। दूसरा है खिलजी वंश, दूसरा खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश, और चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश, और 5वां है लोधी वंश। लोधी वंश, इन 5 राजवंश हैं। इन सभी को मिलाकर दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। गुलाम वंश अपने आप में कितना है? गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से, गुलाम वंश का जो कार्यकाल है 1206 से 1290 तक। अब खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश है। तुगलक वंश हमारा 13 से 20 से 14 तक। सैयद वंश 14 से 1451 तक, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये इनके कार्यकाल हैं कि गुलाम वंश 1206 से 90 तक है, 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320 है। तुगलक वंश 1320 से 14 रहा है। सैयद वंश आपका 14 से 51, और लोधी वंश 14 से 51 से 1526 रहा है। ये इनके कार्यकाल हैं। अब गुलाम वंश का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं मामलुक वंश। गुलाम वंश का एक अन्य नाम है, इसे कहते हैं मामलुक वंश। अब इस गुलाम वंश या मामलुक वंश में भी कई शासक हुए हैं, उनकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। हम टोटली दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में बांटा गया है, 5 राजवंशों में बटी हुई है। तो आज हम गुलाम वंश का जो पहला वंश है, गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला सबसे पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है, काफी बलबन है, ये सब गुलाम वंश में आते हैं। परंतु आज हम चर्चा करेंगे केवल और केवल कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला तुर्क कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन के बारे में बताएंगे। कुतुबुद्दीन कौन था, किस प्रकार से उसने दिल्ली में सत्ता स्थापित की, और क्या उसने निर्माण कार्य किया, क्या उसने अच्छे कार्य किए, क्या उसने बुरे कार्य किए, क्या उसकी उपाधि थी। इन सब बातों की चर्चा मैं अभी आपके सामने करता हूं। तो देखिए प्यारे साथियों, आपको बिना विलंब वीडियो को देखना है, और हो सके तो लाइक और शेयर अवश्य करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे आज
गुलाम वंश को, और गुलाम वंश में भी हमारा टॉपिक रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कौन था, क्या था, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ये था, गुलाम था। गुलाम किसका था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गद्दी पर कब बैठा ये गद्दी पर बैठा 1206 में। कब तक रहा? 1210 तक। 1206 से 1210 तक ये गद्दी पर रहा। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अच्छा, और इसके विषय में क्या क्या है? इसने और क्या किया? इसने उपाधि धारण नहीं की। उपाधि धारण नहीं की। और इसने क्या क्या किया? अपने को यह गौरी की मृत्यु के बाद यह अपने आप को सिपह सलाहकार, अपने आप को सिपह सलाहकार के नाम से ही संबोधित करता था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उपाधि धारण की। गौरी की मृत्यु के बाद यह अपने आप को सिपह सलाहकार के नाम से संबोधित करता था। अच्छा, इसके अन्य नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम क्या क्या थे? अन्य नाम है इसके, एक तो यह लाख बख्श, एक था इसका नाम लाख बख्श। दूसरा नाम था इसका हातिम। और तीसरा नाम था कुरान खां। तो ये इसके 3 अन्य नाम थे। अब लाख बख्श क्यों कहते थे? लाख बख्श इसे इसलिए कहते थे क्योंकि ये लाखों का दान का किया करता था। ये एक दानी व्यक्ति था, और दानी भी क्या, लुटा हुआ धन मिला था, कौन सा जेब से जा रहा था। तो इसीलिए इसने लाखों का दान करना प्रारंभ किया। इसीलिए इसको क्या क्या कहते थे? लाख बख्श। भाई, लूटी हुई संपत्ति थी, कौन सी इसके बाप की संपत्ति थी, तो इसीलिए दान किया करता था, लाख बख्श। हातिम, ये एक हातिम इसलिए था, इसलिए कहते थे क्योंकि ये योग्य था और इसने काफी हर युद्ध में लगभग विजय प्राप्त की, इसीलिए इसको हातिम कहा गया। और कुरान खां इसलिए कहा जाता था कि पहले इसको एक हाजी ने खरीदा था। जब हाजी ने खरीदा तो हाजी ने कुरान को इसको रटा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कुरान इसकी जुबान पर रटी हुई थी, पूरी कुरान इसे रटी हुई थी, इसीलिए इसे कुरान खां के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कार्य, ये इस नाम से जाना जाता। अब इसने क्या क्या कार्य किए? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए कार्य, अगर हम कार्यों की चर्चा करें तो इसके क्या कार्य थे? इसने क्या किया, यानी दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य
प्रारंभ कराया। एक कार्य तो इसने ये किया। दूसरा कार्य अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। तीसरा दिल्ली में कुब्त उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ये कार्य कराया इसने। ये इसके कार्य थे। अब देखिए इसकी मृत्यु कब हुई है। मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय इसका एक पुत्र था, कुतुबुद्दीन का पुत्र था आराम शाह इसका पुत्र था। तो ये इसके निर्माण कार्य हैं। ये इसने अपने आप को उपाधि धारण नहीं की। अब देखिए इसके विषय में हमें बता दूं मोटी मोटी बातें कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। अब कहने की बात यह है कि ये हिंदुओं के प्रति दयालु था या नहीं। इस बात का प्रमाण इस बात से जाहिर होता है कि इसने जो तीनों निर्माण कार्य कराए, उसमें देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। तो यहां एक वैद्यशाला हुआ करती थी। उस वैद्यशाला को तुड़वाकर बराह मेहर के द्वारा एक वैद्यशाला बनवाई गई थी। बराह मेहर एक खगोल शास्त्री थे। उसको तुड़वाकर इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। हिंदू संस्कृति को इसने तोड़ा। दूसरी बात, अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण, अजमेर में जो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया है, तो यहां पर विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उस संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर इसने इसको 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया। तीसरी बात, दिल्ली में कुब्त उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया है। यहां पर एक शिव मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर को तुड़वाकर कुब्त उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। तो अगर पक्ष में तर्क कहें तो पक्ष में तर्क तो हम यही कह सकते हैं कि ये इसने जो भी संपदा एकत्रित की तो भारत में एकत्रित की, जो भी निर्माण कराए वो एकत्रित भारत में निर्माण कार्य कराया। क्योंकि जो अन्य जो लुटेरे थे जैसे गौरी था, गजनवी था, उनकी बात ही नहीं था। इस आधार से तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं उन लुटेरों से बेहतर था, क्योंकि भारत की संपदा को ये बाहर नहीं ले गया, भारत में ही इसने लगाया। लेकिन अगर इसके विपक्ष में तर्क कहें तो ये हिंदुओं के प्रति बिल्कुल दयालु नहीं था, क्योंकि इसने जो इन इमारतों का निर्माण कराया है, तो इन इमारतों का निर्माण कराया है तो इसमें हिंदू संस्कृति को इसने तोड़ा है, भंग किया है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक एक हिंदुओं के प्रति दयालु व्यक्ति नहीं था। तो ये मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा की। और ये पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र बैठता है आराम शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन आराम शाह को इसी के दरबारियों के द्वारा एक नाजायज पुत्र बताया जाता है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मानते नहीं है। और
परंतु आराम शाह इतना योग्य भी नहीं है, जैसा उसका नाम है ऐसा उसका काम था। आराम शाह को योग्य नहीं था। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था जो गद्दी पर बैठेगा। अब इसकी चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। थैंक्स मित्रों, आज के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने चर्चा की, जो आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।